बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पार्लियामान का इजलास हुआ और पार्लियामान के इजलास में कल के वाक़े के ऊपर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई है और अहाता किया गया है अपनी पॉलिसीज़ का, अहाता किया गया है मुस्तकबिल की हिकमत अमली का और उसके हवाले से आगे बढ़ने की तगदो के बारे में बातें हुई हैं। आज रात के वक्त जब इफ्तार हो चुका था तो वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया और उन्होंने कहा जी कि 2014 का जो वक्त था उसी के तसलसल में अब भी हम एक मेज़ के ऊपर बैठ के गुफ्तशुनीद करके आगे बढ़ने की तगदो कर सकते हैं। हमें मजबूत होकर एक पैगाम देना है और उसी मजबूती की अलामत बन के हमें ये साबित करना है कि हम मुत्तहिद हैं और किसी मामले के ऊपर जो पाकिस्तान की सालमियत के साथ जुड़ा हुआ हो, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हिकमत अमली तरतीब देनी हो, तो इस ज़िमन में हम सब ने वाज़े तौर पे पैगाम देना है। अब इसको लेके आगे क्या कुछ हो सकता है बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, जो इस वक्त प्लानिंग्स हो रही हैं, जो इस वक्त धड़ेबंदी हो रही है या इस वक्त जो ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, हमने किस तरफ को गामजन होना है, पाकिस्तान में माशी मंजरनामे को किस तरफ को लेके जाना है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का खात्मा किस तरीके से करना है और इस्तेहकाम की तरफ किस तरीके से बढ़ना है, इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज आप समझते हैं कि ईमान से सही, मुस्बत और आगे बढ़ने का पैगाम दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि ये पैगाम आज से 2 दिन पहले दे देना चाहिए था। ये पैगाम उसी वक्त दे देना चाहिए था जिस वक्त ये इस वाक़े की इतला आपको, मुझे तो लेट हुई है ना, लेकिन ज़िम्मेदारान को, हुकूमती ज़िम्मेदारान को हो चुकी थी। उसी वक्त एक हंगामी इजलास बुलाते, तमाम सियासी जमातों को बुलाते और बुलाकर एक ही पैगाम जाता। वो पैगाम भारत तक भी जाता, वो पैगाम अफगानिस्तान तक भी जाता, वो पैगाम उन तमाम कुव्वतों तक जाता जो पाकिस्तान की सालमियत के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के जरिए, चाहे अपनी सहूलतकारी के जरिए, चाहे किसी तरीके से भी कर रहे हैं। ये जाना चाहिए था। चले, गुजर गया। लेकिन आज भी जो कौमी असम्बली में एक दूसरे पे तनकीद हुई, जो एक दूसरे के खिलाफ बातें हुई, ये नहीं होनी चाहिए थी। ये जो बात आज वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं, अब वक्त है इस चीज का। अब वक्त है कि इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, महमूद खान अचकज़ई हो, अख्तर मेंगल हो, खालिद मक्सी हो, MKM से फ़ारूक सत्तार हो, कोई भी हो, जमात इस्लामी हो, हर तमाम सियासी जमातों को एक जगह पे बिठाए, तमाम सियासी इख्तलाफात को साइड पे रखें और 1 पॉइंट एजेंडे पे काम करें। वो 1 पॉइंट एजेंडा क्या होना चाहिए कि जनाब पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा है। बस उस 1 पॉइंट एजेंडे पे काम करें, कोई क्रेडिट ना ले, उसका क्रेडिट इस कौम को दे, उसका क्रेडिट पाकिस्तान के उन जवानों को दे जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, उन जवानों के दे जो अपनी जानें हथेली पे रख कर फाइट जिन्होंने की। पूरी कौम को दें, हर सियासी जमात को दें। निकल जाए इस बात से बाहर कि जनाब तुम नहीं, सब, हम सब इस लफ्ज को लेकर चले तो यासिर साहब ये मामला ठीक हो जाएगा। अब बदकिस्मती क्या है कि हम इस तरफ नहीं जा रहे। अब बिल्कुल उन्होंने आज का ऐलान किया है कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। ये वक्त की ज़रूरत है, ये बुलानी पड़ेगी। आपके 2 सूबे जल रहे हैं और आपके दुश्मन जो हैं वो बाकी सूबों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जड़ से उखाड़ फेंके। इस पाकिस्तान के साथ सहाफत है, इस पाकिस्तान के साथ सियासत है, इस पाकिस्तान के साथ कारोबार है, इस पाकिस्तान के साथ इज्जत है, इस पाकिस्तान के साथ एहतराम का रिश्ता है। इस पाकिस्तान के लिए निकलना होगा। पाकिस्तान के बच्चे को, हर जवान को, हुकूमत को, अपने लोगों को समझाना होगा कि जनाब खामोश रहे। अपोजिशन को अपने लोगों को समझाना होगा खामोश रहे, लड़ेंगे, एक दूसरे से जरूर नजरियाती लड़े, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त आए,
जब पार्लियामेंट का इजलास हो, लेकिन इस वक्त इजलास एक ही होना चाहिए कि इस मुल्क से दहशतगर्दी का हाथ, बस ये होना चाहिए। यहाँ पे तो मैं लतीफ़े देख रहा हूँ, शेर अफजल मरवत जो है वो अपने लतीफ़े सुना रहा है। आज उसकी सारी गुफ्तगू सुनी आपने? किसी जगह उसने ट्रेन वाले वाक़े का जिक्र किया? बहुत इस तरह माजरत से जैसे उसको किसी ने बुलाया कि खबर बनानी है बस मैंने। यार ये क्या है? ये सियासतदान है? सियासतदान वो होता है जो पाकिस्तान या पूरी दुनिया क्या मैं जो अपने मुल्क के लिए लड़े, जो अपने मुल्क की बका की जंग करे, जो अपने मुल्क के लिए सब कुछ करे। ये सारे अपनी अपनी शोहरत के लिए कर रहे हैं यार। इसी पे राना साहब शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। तुलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान मुर्तज़ा साहब, आज असम्बली के फ्लोर से जो पैगाम गया या जो आज शहबाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो तमाम सियासी नज़रियात को एक तरफ रख के 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर तमाम कौम, तमाम सियासी जमातों, तमाम स्टेक होल्डर्स को मुत्तहिद करे और बैनुल-अक़वामी उन ताकतों को पैगाम दे जो पाकिस्तान में अनारकी फैलाना चाहते हैं, बदअमनी फैलाना चाहते हैं और इस्तेहकाम नहीं देखना चाहते? आज शहबाज शरीफ साहब को बातचीत करने के लिए खुद इत्तला करनी चाहिए थी तमाम सियासी कुव्वतों के साथ। भले वो उनकी पसंद की हैं, भले उनकी पसंद की नहीं है, या भले किसी के पसंद की हैं या किसी के पसंद की नहीं है। उनको कहना ये चाहिए कि मैं खुद चल के जाऊंगा और हम सब मिल के जो है इस मामले को हल करेंगे। ये किसी एक का मामला नहीं है, किसी एक का मसला नहीं है। इसके लिए सबको मिल के जो है वो कोई ना कोई जो है तरीकाकार ढूंढना होगा, और अगर कोई तरीका ना ढूंढ सके तो फिर चीजें आपके हाथ से तेजी से निकलती जा रही हैं। आप जो मर्जी कहते रहें, इस वक्त मामला खराब हो रहे हैं और इसका हल जो है वो आपकी सियासी तौर पे जो ना मामला को दुरुस्त करने में, ना कि इसके लिए जो ना वो आप असम्बली में लोगों को एक दूसरे को गालियां देते रहें या एक दूसरे पे तनकीद करते रहें और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहें। ये वक्त ताज़ा नहीं है या वैसे भी नहीं होना चाहिए इतने बड़े ऐवानों में। और बेहतर ये है कि आप मिल के बैठें और एक दूसरे के साथ मसाइल हल करें और ये मसला भी हल करें। कामरान साहब, आपने हमेशा हर गुफ्तगू में कहा कि वक्त निकल रहा है और फलां फलां, आपने हर जगह की निशानदेही की कि यहाँ पर हालात दुरुस्त नहीं है। आपने दोनों सूबों के मुताल्लिक बहुत सी चीज़ें कही। आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला रहा हूँ। आप समझते हैं कि ये मामला अब है? क्या ये वक्त लेट हो गया है या दुरुस्त वक्त है? क्या इससे पहले ये सब कुछ हो जाना चाहिए था या अब भी होने से ये मसला हल हो जाएगा? ये इससे पहले हो जाना चाहिए था। हमने वक्त निकाल दिया हुआ है, मगर इसके बावजूद भी अच्छी बात है कि वो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलवा लें। और अगर फर्ज कर लें कि अगर उस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में कोई पार्टी रिजिस्ट करती है कि हम उनकी जो है उसमें नहीं जाते कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में, तो इससे बेहतर ये होगा कि कोई इंडिपेंडेंट पार्टी, कोई तीसरी पार्टी बुलवा के सबको एक जगह पे इकट्ठा करे और इस मामले का कोई मुनासिब हल निकाला जाए। और उसके लिए एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन में हकीकी नुमाइंदे जो है वो इलेक्ट होके आने देने चाहिए, उनका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। हुकूमत बनाना उनका हक है जो जिनके पास मैंडेट होता है, ना कि उनका हक है जिनको जो है ताल्लुकात जिनके किसी के साथ अच्छे। आप क्या समझते हैं कामरान मुर्तज़ा साहब कि इस वक्त जिस तरीके से आज पैगाम दिया गया, मुस्तकबिल करीब में आपको लग रहा है कि नज़रियात में कोई तब्दीली आएगी, तलखी कोई कम होगी और इस तरफ को तवज्जो देने के लिए सब जो है माइल हो जाएंगे? जो कुछ आज कौमी असम्बली में हुआ वो तो इस बात की निशानदेही नहीं करते हैं, मगर वज़ीर आज़म ने कहा है उनको जो है बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, उनके ऊपर एतमाद करते हैं, मगर इस एतमाद को एक आध दिन के अंदर नज़र भी आना चाहिए। उनको अगर कहीं किसी के पास चल के जाना पड़े तो उससे भी कोई क़यामत नहीं आएगी। मौलाना फजलुर रहमान एक ऐसी शख्सियत है जो तमाम लोगों को इकट्ठे बिठा सकते हैं। आप समझते हैं कि हुकूमत अपनी जगह जो मर्जी करती रहे, मौलाना साहब इस मामले पे सबको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे? मौलाना में ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो इकट्ठा कर लें। पहला हक जो है वज़ीर आज़म का है, इसलिए ये पहला हक जो है वज़ीर आज़म को इख्तियार करने दीजिए। हम उनको अगर कहीं पे ताउन चाहिए भी होगा तो उसमें ताउन भी प्रोवाइड कर सकते हैं,
मगर अगर फर्ज कर लें कि प्राइम मिनिस्टर फेल हो जाते हैं तो दिन फिर ये मामला जो है मौलाना साहब के सुपुर्द कर दें, मौलाना साहब आपको बेहतर नताइज देंगे। तो मौलाना खुद आगे बढ़ के कोई तगोदो नहीं करेंगे सर? की जा सकती है, मगर यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर को जो है वो उसको उसकी क़यादत को या उसकी जो है उसकी अथॉरिटी को जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करना चाहते या उसका रोल जो है ना वो नहीं लेना चाहते। बेहतर यह है कि वो एक आध दिन 2 दिन इस कोशिश को कर लें। अगर इनका मामला उनसे हल हो जाता है सबको बिठाने का, सबका मतलब सबको बिठाने का, तो अच्छी बात। और अगर नहीं होता तो फिर वो खुद जो है ना वो कहें कि मेरी मदद करिए, आप कर लीजिए, हम हाजिर हैं। लेकिन कामरान साहब, माजी करीब के अंदर डायलॉग का सिलसिला तो शुरू हुआ था, उसी डायलॉग के तनाजुर में कौमी धारे में शामिल करने की बातें हुई, बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही, क्या वो पॉजिटिव आउटकम था? आपकी पॉलिसियाँ मुस्तकिल नहीं है, आप डंग टपाओ पॉलिसियाँ करते हैं। आपका जो है ना हर शख्स के साथ जो है ना हर जो हुक्मरान कहें या हर ताकतवर शख्स में चले इशारतन कह देता हूँ, उसके साथ आपकी पॉलिसियाँ जो है बदल जाती हैं। जब आप अपनी पॉलिसियाँ जो है अशखास के ऊपर रखेंगे तो फिर जो है ना मामला हल नहीं होंगे। आप मामले को लाइए पार्लियामान में, डिबेट करिए और पार्लियामान उसकी ओनरशिप ले, फैसले करे, इंडिपेंडेंट फैसले करे और उनको जो है ना उनको इम्प्लीमेंट करवाए। अगर नहीं होगा तो फिर ये 1 आध साल आप किसी को दबा देंगे, मामला दब जाएंगे, फिर उसके बाद फिर कहीं से उसकी कोई शाख आपको नजर आने लग जाएगी। अच्छा कामरान साहब, आप समझते हैं इसका हल जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही है? और ये जो कुछ ये जो आज चीज़ें सामने आई कि कुछ गैर मुल्की असला, कुछ गैर मुल्की ऐसे सबूत मिले हैं जो इनकी सहूलतकारी कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या हमें उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेना चाहिए? और साथ जो सियासी तौर पर इनकी किसी न किसी जगह पर सपोर्ट करते हैं, उस हवाले से क्या अमली इक़दाम करना चाहिए? देखिए, अगर कोई वाकई हकीकतन में ऐसी बात है, कोई गैर मुल्की सपोर्ट है तो उसका सबूत सामने लाना चाहिए, मगर बेहतर होगा कि ये सारी बातें पार्लियामान में लाई जाएं। ये गैर मुल्की असला, गैर मुल्की सबूत, इसकी अपनी एक कहानियाँ हैं, इसके अपने एक मामलात हैं। ये ना हो कि उसके बाद हम 2-4 साल बाद इसके ऊपर कोई और जना आप और हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि हम ऐसा पक्की बात करें जिसको और सच्ची बात करें। अगर पक्की और सच्ची बात होगी तो उसको अवाम की भी सपोर्ट मिलेगी और कल उसमें बरकत भी होगी। अच्छा कामरान साहब, अगर बात की जाए अपोजिशन इत्तेहाद की तो बातें गर्दिश कर रही हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े जो है अगले इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट की बात कर रही है। अब ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, अब ये आप समझते हैं कि ऐसी डिमांड की गई है या फिर ये इस इत्तेहाद को सबूताज करने के लिए एक और हरबा? देखिए, ऐसी बातें की जाती हैं जिसको सुन के भी शर्म आ जाती है। किसी ने कहा कि फंड चाहिए, किसी ने कहा कि आदत चाहिए, बस जिसके मुंह में जो आता है वो कहता जाता है। बहरहाल आप जो कुछ भी है वो पाइपलाइन में है और मेरा ख्याल है कि इसमें डेवलपमेंट हो रही है। मुझे इसमें पता है ज़ाती तौर पे कुछ, मगर अभी मैं शेयर नहीं करना चाहता। ये सारी जो है ना जानबूझ के इसको मुख्तलिफ ताकि कहीं सबूताज की मुख्तलिफ मकासद के लिए, मगर ये नीयत अच्छी नीयत के साथ जो कुछ है वो नहीं होगा। अच्छा कामरान साहब, ईद से पहले एक और बैठक हो रही है जिसमें चीज़ें फाइनल होंगी? नहीं, वो एक आध बहरहाल ऐसी बैठक है जिसको बैठक हो चुकी है, आप इसको कहें, जिस चीज़ें जो है ना फर्दर शेयर की हैं मीडिया के साथ शेयर नहीं। अच्छा कामरान साहब, ये जो सिंध वाला मामला है उस पर आसिफ अली जरदारी साहब भी ये बात कर चुके हैं कि ये एकतरफा फैसला जो है वो काबिल कबूल नहीं है। अब उस पर दीगर लोग भी बातें कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि पहले जो फैसला हुआ था वो क्या नाम है, 2 तरफा नहीं था, मजमूई तौर पे नहीं था, ये एक तरफा ही लागू कर दिया गया? किस चीज़ का एक तरफा फैसला? नहरों के निकालने के हवाले से? नहरों के निकालने के हिसाब से हवाले से कभी भी 2 तरफा फैसला नहीं हुआ। ये तो ऐसे मुसल्लत कर दिया गया है और फिर बाद में ये बता दिया गया। इसके ऊपर भी मैंने भी एहतजाज किया था, मैंने भी जो है ना स्पीच की थी, तो क्योंकि हमारा भी जो है ना वो पानी कट लगेगा। देखिए, वो कहते हैं जी हम पंजाब का पानी जो है ना, पंजाब की नहरें बना रहे हैं, पंजाब का पानी देंगे, हमको कोई एतराज़ नहीं है, पंजाब हमारे सर आंखों पे। बात यह है कि एक चीज़ आपके पास फालतू होगा तो आप बांटेंगे ना। आपके पास पहले जो है ना पूरी नहीं हो रही है तो उसके बाद जो है ना वो आप जो है ना नहरें और खड्डे मारने लग गए हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? जब उसका मतलब ये है कि आप ये नहरें जो है ना ये कहीं ना कहीं पे उस पानी के लिए इस्तेमाल करेंगे जो दूसरों का हिस्सा है,
तो अगर फर्ज करिए कि आप बिल्कुल सच्चे हैं, आप सर आंखों के ऊपर आप सच्चे होंगे, हम आपकी नीयत में शक नहीं करते, मगर जो है ना आप बिठाइए इसके लिए जो फोरम है उसको एक्टिवेट करिए और उसमें फैसला करिए। अच्छा, एक चीज़ ज़रा समझाइएगा मुझे, आप पार्लियामेंट में बहुत पुराने हैं और समझते हैं, कानूनदान भी हैं, सदर भी एक जमात का हो, जो उस सूबे में जिस सूबे का मसला है वहाँ पे वज़ीर आला भी इनका हो, पार्लियामेंट के अंदर इनकी खास बात सुनी भी जाती हो, तो क्या फिर इनकी इजाज़त या इनकी मर्जी मंशा के बगैर ये सब कुछ हो सकता था? ये मुमकिन नहीं है, ये वरना तो आदमी कहता है कि ये कई सदारत ये गए, बाकी आपने जो स्टेप डाउन हो जाता है और उसमें कहता है कि ये लें। सूबे की हुकूमत तो नहीं छोड़ता, मगर बाकी चीज़ें तो जो है ना वो तो आपने किसी और ताकत के साथ मिल के ताकत अपनी बनाई है ना, तो वो फिर आप उनके हवाले कर देते हैं कि जी आप ये जो है ना हमारे सूबे के साथ ज्यादती हो रही है या इवन ये मुल्क के साथ, पूरे मुल्क के साथ ज्यादती है, तो ये हम स्टेप डाउन हो जाते हैं। ये रखिए अपनी चीज़ें अपने पास, हम जो है वो अपने सूबे के साथ ज्यादती होना बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं पे जो है ना कोई अंडरस्टैंडिंग है कि एक आदमी रोता पीटता रहे, काम अपना निकालते जाएं बस। कहीं ना कहीं पे कोई अंडरस्टैंडिंग तो जरूर मौजूद है कि जिसकी सूरत में गुड कॉप और बैड कॉप वाला सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा अगर माशी मंजरनामे को देखें तो माशी मंजरनामे के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं और क्या बेहतरी के इम्कानात हैं कि ऐसे वक्त में जब बातें बहुत सारी हैं और मुख्तलिफ डायनामिक्स के ऊपर हो रही हैं, मुख्तलिफ तनाज़ात के ऊपर हो रही हैं, मुख्तलिफ समतों के ऊपर हो रही हैं, हमें हर समत का अहाता करना है, हमें हर इशू का अहाता करना है और उसमें बेहतरी के कोई जो इम्कानात हैं जो निकाले जा सकते हैं उस पर बातचीत करनी है। राना साहब, क्या समझते हैं कि कुछ आसानियाँ पैदा हो गई हैं महंगाई में? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मैं कुर्बान जाऊँ आप पे, मुझ पे। हाँ जी, मैं मुझे तो इस तरह लगता है कि आपको हर चीज़ मुफ्त आ रही है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे लग रहा है कि आपको इफ्तारी, सहरी, घर का सामान, बिजली का बिल, गैस का बिल, आपके मोबाइल का बिल किसी और जगह से आ रहे हैं, जो आप कहते हैं इतनी आसानियां पैदा हो गई। मैंने पूछा है सवालन पूछा है मैंने ये मुसल्लत नहीं की बात, मैंने सवालन पूछा। नहीं, सवालन पूछा, आप जानबूझ के तेल डालते हैं। राना साहब, गुस्सा आपने इस तरह किया जैसे मैंने आपके राशन में से निकाल लिया। तो मेरे राशन में से निकाला है यार, और क्या किया है? और आपको पता मुर्गी का क्या रेट है? मैं खाई नहीं सर, सब्जी आप पल्ले से नहीं खाइए कहो ना सर, सब्जी पे गुजारा कर रहे हैं। मैं इतना सब्जी का क्या रेट है मुझे बताओ जरा। 400-500 में मिल जाती है, 400-500 में। तो जिस बंदे की मजदूरी बेचारे की सारा दिन की मेहनत जो है, महीने मजदूरी के बाद 500 जिसको मिलता होगा, वो 400 रुपए की सब्जी ले आए, क्या करें वो मुझे बताओ ना। मैंने आज पूछा शाही चौधरी से, मैं कहा यार तू रोजाना जाता है, मुंह उठाता है, मुझे नहीं समझ आती तेरी, तुझे वो कौन सा बाजार नजर आता है जहां तू जाके करके आ जाता है एक सर्वे सा और टीवी पे चल जाता है, जनाब बहुत सी चीजें सस्ती हैं। उसने मुझे कहा जनाब क्या करो, बस ड्यूटी है, मैं खा रहता हूँ। मैं कहा यार ड्यूटी तो सच बोलना है ना, तू करके आता है, मुझे वो बाजार लेके चल। लो जी, वो मुझे एक बाजार लेके, ये हमारे दफ्तर के पास ही ना। अच्छा, मैं वहाँ गया तो मुर्गी का रेट वहाँ पे लिखा हुआ, साफ मुर्गी 755। साफ मुर्गी और गंदी। अच्छा, मैंने पूछा उससे, मैं कहा गंदी है साफ की मतलब है साफ ये तुम पका के देंदे हो, ये की कचनार पाते हो, की पाते हो? हाय, उसने कहा हाय 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 4,000 की कचनार को हाथ डाला है आपने, साथ में है 700 सस्ती हो गई है। अच्छा, सस्ती होना शुरू हो गई है क्योंकि अब 2000 तक मिल जाती है। फूल जब कचनार का फूल बन जाता है ना, जब खत्म होना शुरू हो जाती है। इतनी बारीकियां सिर्फ खान साहब को पता होती है, ये आपको मुझे तो इसका अंदाजा नहीं। तो यासर मैंने उससे पूछा ये साफ मुर्गी क्या है साफ? उसने कहा जी इसकी चूंच पोटा और थोड़ा सा हम साफ करके दे देंगे। अच्छा, मैंने कहा वो सरकारी रेट लिस्ट, कहते हैं रेट लिस्ट 2 है। अच्छा, अगर आपने सरकारी रेट लिस्ट पे लेना है तो हम उस पर देंगे आपको। उसमें किसी जगह साफ नहीं लिखा हुआ, अगर साफ लिखा हुआ है तो वो जैसा साफ है वैसे देंगे। तो जो ब्लैक लिस्ट है, ये एक नई चीज निकली ना आज, मैं आपको बता रहा हूं। उसने कहा जो ब्लैक लिस्ट है ना उसके मुताबिक जनाब ये रेट है और हम उस ब्लैक लिस्ट के मुताबिक बेच रहे हैं,
तो आप उस ब्लैक लिस्ट के मुताबिक खरीद लें। अब मुझे बताएं, हर दूसरा शख्स कहता है, आपने उस दिन नदीम अफजल चंद साहब की बात सुनी, आपने गवर्नर पंजाब साहब की बात सुनी, आपने हर वो बंदा जिसकी बात सुनी, क्या लोग कहते हैं ये चीज़ें सस्ती नहीं है। प्रेस कंट्रोल कमेटियां कहाँ गई, कहाँ गए वो सारे लोग जो दावे करते थे रमज़ान में चीज़ें बिल्कुल सस्ती मिलेंगी? मुझे नहीं समझ आती कहाँ से सस्ती मिलेंगी। यासिर साहब, चल राना साहब इस पे मज़ीद बात कर लेंगे, लेकिन जो इस वक्त सियासी मंजरनामा चल रहा है, मुल्की मंजरनामा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कायरा साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। कायरा साहब, यहाँ पे मुआशी मंजरनामे बात हो रही थी, लेकिन इस वक्त जो अहम कौमी पहलू है उसके ऊपर आप समझते हैं कि हमारी सियासी जमातें बशमूल हुकूमत, बशमूल अपोजिशन या कोई भी स्टेक होल्डर, वो ऐसी मतानत और संजीदगी के साथ उस एक नुक्ते के ऊपर मरकूज़ है कि जिस नुक्ते के ऊपर ही बिलखुसूस इस वक्त बात होना ज़रूरी है कि हमें मुत्तहिद होकर पैगाम कैसे देना? देखिए, ये एक अच्छा आइडिया है कि मुत्तहिद होकर पैगाम देना चाहिए। ये अच्छी ख्वाहिश है। प्रैक्टिकली ऐसा कभी हुआ नहीं। हर जमात अपनी तरह सोचती है और सियासी तौर पे अपने मफादात का भी ख्याल रखती है, और ये कोई जुर्म का काम नहीं है। लेकिन देखना यह है कि जो आपका करंट इशू है, आपके सामने है, उसके ऊपर आपका नुक्ता नजर क्या है। दहशतगर्दी जो तालिबान के साथी हैं, इस वक्त हमारा बहुत सारा तबका वो है मजहबी जो तालिबान का साथी है, वो तो उसको कंडेम नहीं करेगा, आपके साथ एक पेज पे नहीं आएगा। इसी तरह जो बलूचिस्तान के अंदर जमातें हैं या जमात काम कर रही है BLA के नाम से, वहाँ की कई जमातें जो कहती तो नहीं है कि हम उनके साथी हैं, लेकिन उनको कंडेम भी नहीं करती, तो मुकाबला भी नहीं करती। वो कहने को सियासी बातें जरूर करती हैं, तो वो कैसे आपके साथ एक पेज पे होंगी? करना ये होता है कि जहाँ पे मेजॉरिटी जो कि साहिब फिक्र जिनका इख्तियार होता है, उन्होंने ये फैसला करना होता है कि अब क्या करना चाहिए, और उसके लिए वाइडर कंसल्टेशन या जितना मुमकिन हो अपने दायरे को बड़ा करके कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए। इस पे एक नुक्ते पे सब मुत्तफिक हो, ये कभी हुआ ही नहीं। तो कायरा साहब, इसका हल बताएं। आप बड़े पुराने सियासतदान हैं और आप बड़े आपकी संजीदा गुफ्तगू और बड़ी चीज़ें हल जो है वो आप निकाल भी लेते हैं। हल क्या होना चाहिए? कौम जानना चाहती है कि किस तरह हमें इस दहशतगर्दी से निपटने के लिए क्या करना चाहिए कि जिससे कम से कम हम इससे निजात हासिल कर सकें। राणा साहब, ये मामला बड़ा गहरा, बड़ा पेचीदा, बहुत पुराना है। इसके हल के लिए पहला काम तो है एतमाद साजी, कि जो माजी में बलोचिस्तान के साथ वादे किए गए, बलोच के किसी सरदार के साथ नहीं, किसी ग्रुप के साथ नहीं, बलोचिस्तान के साथ जो प्रॉमिसेस थे आईनी और माली तौर पे, वो पूरे होने चाहिए। दूसरा, वहाँ की जो सियासी कुव्वतें हैं, सियासी जमातें हैं, ये सरदारी निज़ाम से बाहर निकलने के लिए पहले उसकी कोशिश करनी है कि सियासी जमातों के साथ इकट्ठ करके एक डायलॉग किया जाए। एक अदम एतमाद का बहुत बड़ा इशू है इस वक्त, उससे निकलने का। और साथ ही साथ ये कहना कि जी ऑपरेशन नहीं, बिल्कुल आपको फोर्स का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, इसलिए कि इस वक्त जो लोग पाकिस्तान की सालमियत के दरपे हैं, वो डायलॉग के जरिए अपने उस मुतालबे से हटने को तैयार नहीं है, भले वो तालिबान हो, भले वो BLA वाले। अच्छा कायरा साहब, आपने कहा कि जो वादे किए गए बलूचिस्तान हुकूमत से उनको पूरा करना चाहिए। आपको ये भी मालूम होगा कि पंजाब के अगर कोई ठेकेदार हैं और वो ठेका बलूचिस्तान में लेते हैं, तो सर ये यहाँ पे कमीशन चलता था, उससे बहुत कहीं ज़्यादा वहाँ पे चलता है। 40% कहते हैं कि पहले हमें देना पड़ता है, फिर जाके वो टेंडर मिलता है। अब उसमें वहाँ की जो सियासी जमातें हैं, चले वसाइल पूरे नहीं फराहम हुए होंगे, पूरे फंड्स नहीं फराहम होंगे, जो वसाइल दस्तयाब थे उन वसाइल के ऊपर भी अगर डाका वही मारते रहें, तो फिर वो तकसीम या फिर उसकी बराबरी या फिर उसकी तौजीहात क्या दी जा सकती? ये बात आपकी जो है बड़ा वजन है, और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का भी आलम यही है, और बहुत सारे लोग तो अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वही हैं जिनके बारे में इस तरह की स्टोरियां बहुत मशहूर हैं जो परसेंटेज आपने बताई है। इस हवाले से मैंने कहा ना कि सारे लोग मामलात को दुरुस्त करने के लिए संजीदा नहीं होते, इसलिए कि उनको ये जो सूरत हाल है ये सूट करती है।
अगर चीजें सारी स्ट्रीमलाइन हो जाएं, वहां पे रूल ऑफ लॉ आ जाए, कुछ ट्रांसपेरेंसी आ जाए, तो जो उनकी लूट मार है, जो मिक्स बिली भगत से सब कुछ हो रहा होता है, उस पे कदर लग जाती है। लिहाजा वो इस सारे मेस के, इस सारी बैड गवर्नेंस के, इस सारी अनार्की के वो बेनिफिशरी होते हैं। वो इसको खत्म नहीं करना देना चाहते, लेकिन जो हेल्थ अफेयर्स पे बैठे लोग होते हैं, बहरहाल उन्हीं का ये काम है। बलोच सरदारों के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े अच्छे किरदार के, बड़े अच्छे ख्यालात के लोग हैं। आपको उनको आइडेंटिफाई करके और एतमाद खड़ा करना होगा। प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी एक वक्त में किसी एक बंदे ने कोई बात कमजोर कर, तो आप उससे परमानेंट नाराजगी नहीं कर सकते। आप उसके लॉन्ग टर्म इश्यूज को देख के चलिए। अगर वो पाकिस्तान के आइन को उपलब्ध करते हुए अपने आप को कुछ सिस्टम के अंदर रखना चाहता है, तो उसको मौका फराहम कीजिए। दूसरी तरफ आपको डंडा भी सामने रखना, कानून का डंडा भी सामने रखना है, इसके अलावा भी चारा नहीं है। वो दहशतगर्द हो या वो लुटमार करने वाले लोग हो, इनके भी ऊपर भी हाथ डालना, कोई दूसरी राय नहीं है। बलूचिस्तान की महरूमियों का और भी सबब होगा, लेकिन वहाँ की अपनी क़यादत भी इसमें बहुत सारा उसका शेयर है। कायरा साहब, आज बिलावल साहब ने कहा है कि नेशनल प्लान 2 इसको शुरू करना चाहिए। जी बिल्कुल, इसके ऊपर डायलॉग करके नेशनल एक्शन प्लान जब हमने बनाया था, नेशनल एक्शन प्लान, तो उसने उस पर जब अमल किया तो उसने पे किया था। तो आज हमारे पास एक सबूत मौजूद है, एक रास्ता मौजूद है। तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि नेशनल एक्शन प्लान सारी जमातें जो हैं कौमी इकट्ठा किया जाए, वहाँ की बलूचिस्तान की जमातों को भी, और बलूचिस्तान के हवाले से नेशनल एक्शन प्लान को एट लार्ज, और बलूचिस्तान के हवाले से वहाँ की जो सूरत हाल है उसको टैकल करने के लिए उस पर एक इत्तेफाक राय से एक वे फॉरवर्ड डिजाइन किया जाए, जिसपे सारी जमातें दस्तखत सबत करें, ताकि उसकी ओनरशिप भी हो और कल कोई भी जमात आए वो उसी को फॉलो करे। और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तौर पे एक पेपर बनाया जाए, तब जाके ये, क्योंकि ये कोई 1-2 साल की या किसी एक आधी गवर्नमेंट के बैड गवर्नेंस के शाखसाने नहीं है, ये पिछली कई दहाइयों की खराबियां हैं। अच्छा कायरा साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्की सतह पे एक तरफ बलूचिस्तान का मामला है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा का मामला है, और एक ही वक्त में ये तमाम चीज़ें जो हैं ज़्यादा सर उठा रही हैं। पहले इक्का दुक्का वाक़यात होते थे, अब हर रोज़ या हर गुजरते दिन के साथ एक नई खबर आ रही है। तो इस पे इसके पीछे भी तो ताकतें जो हैं वो मुतहर्रिक होंगी, तो उन ताकतों का कला कामा कैसे किया जा सकता है? देखिए, आपने मेरिट पे काम करना है, असूल के तहत काम करना है, हिकमत से। सिर्फ मेरिट पे काम करके जज्बातियत के साथ भी चीजें खराब हो सकती हैं। इस वक्त हमें बहुत समझने की जरूरत है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तालिबान की जो मुहिम जुई है, वहाँ दहशतगर्दी है, जो फितना अल खारिज जिसको हम कहते हैं, ये अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की हुकूमत है, जो हम सबकी कोशिशों काविशों का या फिक्री जहतों का नतीजा है, उसमें बड़े अरसे की फिक्री जहतें हैं, ये मदारस की तालीमें हैं, ये इनको सपोर्ट है, सब कुछ है। आज वहाँ पे ताकत के जोर पे वो हुकूमत बनाए बैठे हैं और वो कहते हैं कि हमने ये जो तालिबान हमारी तरफ हैं, ये हमारे भाई जब इनको लेके आए थे कि जी पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, इनको सेटल करना है और ये अपना असला लेके आ जाएं, वो आके सेटल हुए हैं। तो ये एक लंबी बहस और लड़ाई है, इसकी लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी दोनों स्ट्रेटेजी बना के आपको तसलसल से इनको काउंटर करना है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक दफा एक क्राइसिस खड़ा होता है, आप कहते हैं चलो यार इसको फिलहाल दबाओ, आज का वक्त तो गुजारो, कल देखा जाएगा। तो आज आपको मुश्किल फैसले करने हैं, कल उससे शायद निस्बतन कम मुश्किल हो और आने वाले वक्त में फिर आसानी के फैसले होंगे। आज आसानी के फैसले किए तो ये मुश्किलात के फैसले बढ़ते चले जाएंगे और हम बिल्कुल बेबस हुए पड़े हाल में। तो कायरा साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, हम बड़े बुरे हाल में हैं, हमें बड़े सख्त फैसले करना होंगे। ये वाकया जो सानिया हुआ, इस सानिया ने हला के हमें रख दिया और पूरी कौम को एक कौम बनने का एक सबक दिया, एक इशारा दिया, और आज वज़ीर आज़म ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस जो है उसको बुलाने का भी ऐलान किया है। आप इसका हल समझते हैं या इसके लिए हमें मज़ीद आगे जाना होगा? ये बात दुरुस्त है जी, बड़ा अच्छा फैसला है। कौमी क़यादत को इकट्ठा करना चाहिए, बैठ के फैसला करना चाहिए, कौमी क़यादत को एतमाद में लेना चाहिए और सारी जमातों की क़यादत को अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। पॉलिटिक्स भी उनका हक है, बिल्कुल करनी चाहिए। ऐसे इशूज के ऊपर भी अवामी हमदर्दी हासिल करने का नाम ही सियासत है ना।
तो लोग अपनी अपने तरफ से अवामी हमायत हासिल करना चाहते हैं, करें, लेकिन वजीर आजम साहब का एक अच्छा स्टेप है। मैं ये गुजारिश करूं कि डर के हुकूमतें नहीं चलती, हमें अपनी हुकूमत को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट फराहम करनी चाहिए और हुकूमत को तगड़े होकर फैसले करने की जरूरत है। ये जो हम देखे ना, आए दिन कोई एक ग्रुप उठता है, वो आके सड़कें बंद कर देता है, कभी दूसरा ग्रुप उठता है, वो कहता है हम कानून को नहीं मानते, कभी कोई तीसरा ग्रुप उठता है और पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं जी कि हम स्मगलिंग ना करें तो हमारा गुजारा नहीं होता, एक कहता है जी हमें टैक्स देने की आदत नहीं है, हम क्या करें। तो ये इसके लिए कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है। दंग तपाऊ पॉलिसियां इसी तरह के खराब मसाइल पैदा करती है जिनका आज हम सामना कर रहे हैं। अच्छा सर, एक और अहम गौरतलब मामला ये है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त बात चल रही है ट्रैवल बैन के ऊपर, और मुमकिन तौर पे वो अफगानिस्तान के शहरियों के ऊपर लग सकता है, और उनके ऊपर भी जो 20,000 पाकिस्तान में मौजूद हैं और इस वक्त मुंतज़िर हैं, वो अमेरिका के दरवाजे अपने लिए खुलने के लिए, अगर उनकी वीज़ा पॉलिसी या इमिग्रेशन पॉलिसी जो है उसके अंदर ये शिफ्ट आता है, तो फिर हम उन 20,000 का क्या करेंगे जो अमेरिका भिजवाने के लिए हमने यहाँ पे रखे हुए? हम उनका क्या करेंगे जो हमने पिछली कई दहाइयों से रखे हुए हैं, और वो हमारे लिए दर्द सर भी हैं और वो हमारे कारोबारों पे भी काबिज हो गए हैं। ये एक बड़ी बहस है। आप 20,000 का कह रहे हैं, यहाँ तो 20 लाख से भी ज्यादा, कई 20 लाख यहाँ मौजूद, बल्कि कई एरिया ऐसे हैं जहां पे आप जा भी नहीं सकते। आपको लाहौर शहर में कभी सर्च कीजिए, आपकी जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं उनमें कौन है जो आधी मार्केटों की और 1/4 1/3 मार्केटों के ऊपर पिछले 10 साल में काबिज हो गए। वो कौन लोग हैं, कहाँ से आई हैं उनकी दौलतें? ना वो टैक्स देते हैं, ना वो किसी कानून को मानते हैं। जरा कभी सर्वे तो करके देखिए। अच्छा कायरा साहब, एक चीज़ और, ये जो सिंध से नहरें निकालने वाला मामला है, अब उस पर स्टेक होल्डर आपकी जमात पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध की बड़ी स्टेक होल्डर है। जरदारी साहब कहते हैं एक तरफा फैसला काबिल कबूल नहीं, बिलावल भुट्टो साहब ने भी उस पर बात की, शर्जीली नाम मेमन साहब कहते हैं जी ये निकाल ही नहीं जा सकती, हम निकालने ही नहीं देंगे। आपका ताल्लुक पंजाब से, क्या समझते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है, और अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो उसका फ़ायदा या नुकसान क्या होगा? देखिए, बाज़ औक़ात फायदा का काम होता है, काम अच्छा होता है, नीयत अच्छी होती है, करने का तरीका गलत हो जाए ना तो वो अच्छा काम, अच्छा इरादा रह जाता है और वो काम कटाई में पड़ जाता है। और बाज़ औक़ात अच्छी नीयत से काम नहीं होता लेकिन उसकी हिम्मत दुरुस्त होती है और वो काम हो जाता है और आस्ता आस्ता वो हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर पानी सारी दुनिया में बहुत हसास, पानी तो लाइफ लाइन होती है। तो ये जिन सूबों के दरमियान या जिन मुल्कों के दरमियान भी दरिया गुजरते हैं वहां पे भी पानी की तकसीम एक सीरियस इशू होता है। हमारे मुल्क में ये पहली दफा नहीं है, ये बहुत हसास इशू पहले कालाबाग डैम पे आया, उसके बाद भी कई दफा ये इशू उठा और ये तनाज़े का शिकार होते रहा। अब करना ये चाहिए था कि पहले सेंसिटिविटी को देखते हुए जब ये आवाजें आगाज में उठी थी तो ये कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए थी और एतमाद साजी करनी चाहिए थी। दूसरा, जो अल्टरनेटिव ज़राए हैं एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर के, वो इस्तेमाल करने चाहिए थे। हमें अपने बैनुल इजलाई या बैनुल सूबाई फैसले करते हुए इस बात का खास ख्याल रखने की जरूरत है कि हमारे मुल्क के अंदर अदम एतमाद बहुत है, माजी के झंझट बहुत है, माजी के फैसलों की बदौलत एक दूसरे पे अदम एतमाद है, उसका इलाज करके हमें चलने की जरूरत थी। अब क्योंकि मामला इतना हाइप पकड़ गया है, वहाँ पे जो कॉम्प्रेस जमाते हैं जिनके पास और कुछ कहने को नहीं है, वो और कुछ नहीं जानते। आजकल नहरों की बंदी है, वो बंद नहरों में जो खाली इस वक्त होती हैं, वो पंजाब की नहरें भी बंद होती हैं, सिंध की भी, क्योंकि पानी की जरूरत नहीं है। वो पानी की खाली नहरें दिखा दिखा के क्या कर रहे हैं। आप जरा गौर करें, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जब जरदारी साहब ने कहा कि ये वन साइडेड फैसला, जिससे आपको एतराज है कि सदर ने ये कहा है, उन्होंने कहा बाहर निकल के उमर अयूब साहब ने कि आसिफ जरदारी और उनके बेटे ने पानी बेच दिया। यानी लोग इस तरह इसको नेगेटिव पैक्सलाइट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का वहां पे गढ़ है, जब पीपल्स पार्टी के वोट बैंक को इस नेगेटिव प्रोपेगेंडे से इफेक्ट होगा तो हमें उसके ऊपर उन्होंने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना है और उसके जायज तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की जरूरत है। वहाँ नाजायज भी तहफ़्फ़ुज़ात बन रहे हैं, जायज तहफ़्फ़ुज़ात को जायज जगहों पे जायज फोरम के जरिए उसको एड्रेस करना चाहिए। इसको पॉलिटिकली हैंडल करने की जरूरत थी, जो मेरा ख्याल है नहीं हुआ।
अभी भी हिकमत का तकाजा यही है कि सांस लें, थोड़ा सा कंसल्ट करें और बेहतर रास्ता निकालें, बजाय इसके कि हमारी जो बैनुसूबाई आपस में एतमाद है जो पहले ही बड़ा खराब है, इसमें और डेंट ना पड़ जाए। तो आप समझते हैं कि इस पे डेंट पड़ सकता है? क्योंकि जितने मुतालबात पीपल्स पार्टी ने किए हैं, जमीयत उलमा इस्लाम ने किए हैं, GDA ने किए हैं, उनके बावजूद भी अभी तक काम में कोई रुका नहीं काम, या किसी तरफ से ये नहीं कहा गया कि इस पर हम गौर करते हैं। देखिए, अगर नहीं कहा गया तो फिर उसके राना साहब जो इस तरह के फैसलों के असरात आते हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता, ये छोटा सा जख्म होता है, फिर अंदर से ये गैंग्रीन बनता है और ये फटता कुछ अरसे बाद जाके। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो जिम्मेदारान हैं उनको इस बात की हसासियत का अंदाजा नहीं है, वो इसके ऊपर कंसल्टेशन कर रहे होंगे, करनी चाहिए, और इस मामले को बड़ा डेलिकेटली हैंडल करना चाहिए, डेलिकेटली, और एतमाद बहाल करने की जरूरत। अच्छा खैर साहब, एक और चीज़ सर, आप लोगों ने ये बात की कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसलिए कि फुल फ्लैज अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हुकूमत हो तो बेहतर वो कर सकती है, लेकिन अब वो अपने पास भी फुल फ्लैज नहीं रख रही, इत्तेहादियों को शामिल किया जा रहा है, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी का काबीना में शामिल ना होने का फैसला, ये किस बुनियाद पे? देखिए, उन्होंने पहले, देखिए हर जमात तो ये नहीं सोची ना, अगर MKM ने कहा कि जी हम तो अगर आपके साथ देंगे तो हमें शेयर दें, तो ले लिया, ठीक है, लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी अपने किए के फैसले के पाबंद है ना, तो हम समझते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट को मौका देना चाहिए, मुस्लिम लीग को लीड पार्टी के तौर पे काम करना चाहिए, और वो बेहतर तरीके से फैसले कर सकते हैं, करें। और ये कहा गया था हमें जब हमारी डायलॉग हो रहे थे कि 2.5 साल का फैसला कर लेते हैं, तो बिलावल साहब ने कहा नहीं, अगर आप 2.5 साल का करके अभी बाहर निकलेंगे तो पहले दिन से ये हुकूमत कमजोर हो जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि ये तो है ही 2.5 साल ही गवर्नमेंट, फिर काम खराब हो जाएगा। तो हम तो एक नीति के साथ इस मामले को मुल्क के मुफाद में आगे लेके बढ़ रहे हैं। खैर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि मुल्क के मफाद में आप इसको आगे लेकर जा रहे हैं। अब ये देखें कि अभी तक इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं हो सका, 45 दिन ऊपर हो गए हैं, अभी तक 2 और सूबों में इलेक्शन कमीशन लगने थे, उनकी भी मुद्दत पूरी हो चुकी है, उसका फैसला नहीं हो सका। 2 सूबों के मेंबर नहीं फैसला हो सका। तो ऐसे फैसले जो पाकिस्तान के आइन के लिए ज़रूरी है, जो पाकिस्तान में आइंदा के इलेक्शन के लिए ज़रूरी है, जो पाकिस्तान के जमहूरी अमल के लिए ज़रूरी है, इनमें रुकावट क्या? ये तो सवाल आपको वज़ीर आज़म साहब या उनकी जमात से पूछना चाहिए, मैं इस पे क्या बता सकता हूँ। हम आपको एक रहनुमा समझ के कर सकते हैं ना, आपसे रहनुमाई भी ले सकते हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये फैसले वक्त से हो जाने चाहिए थे, होने चाहिए, तो कोई शक नहीं है, लेकिन क्यों नहीं हुए, इसका जवाब तो हुकूमत ही दे सकती है ना, जिन्होंने फैसले करने। आपका अंदाजा क्या है? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं तो ये कह सकता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। अंदाजा मेरा क्या हो सकता है, मैं तो शामक तो ये मारने की आदत नहीं है मुझे। अच्छा सर, पंजाब में जो पावर शेयरिंग की बात थी, या पंजाब के अंदर अपने जायज़ मुतालिबात वाली बात थी, जिस पे नदीम अफजल चंद साहब भी अक्सर बोलते थे, गवर्नर पंजाब भी बोलते थे, जिस पे वेलकम ना, जरदारी साहब को वेलकम ना करने पे भी एतराज़ात उठाए जा रहे थे, वो हालात कुछ बेहतर आ रहे हैं या वो मामलात भी जूं के तूं हैं? अभी तो कोई बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन हालात में फर्क आना चाहिए, बेहतरी होनी चाहिए। अभी कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन हालात में बेहतरी आनी चाहिए और फ़र्क पड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन देख रहे करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद राना साहब, कमर ज़मान कायरा साहब ने जो बातें की, आप क्या समझते हैं कि बतौर इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस फैसले तक पहुंचेगी, या वो किन मजबूरियों के तहत ये पावर शेयरिंग है उसके ऊपर मज़ीद नहीं बोल रही, या कोई एक्शन नहीं ले पा रही? चलिए मैं आपको ख़बर दे देता हूँ। जी सर। पंजाब में पीपल्स पार्टी को पावर शेयरिंग मिलने लगी। जी, मैं आपको ख़बर दे देता हूँ। पंजाब में पीपल्स पार्टी को पावर शेयरिंग इस तरह मिलेगी कि पीपल्स पार्टी के जो मुतालबात हैं, उनके हलकों के जो तरक्याती काम हैं, उनके हलकों में जो तैनातियाँ हैं, उनके हलकों में जो दीगर मामलात हैं, उसमें उनसे उस वहाँ के लोगों से मुशावरत की जाएगी। उसके लिए एक लिस्ट तैयार की गई है। कुछ MPs हैं, कुछ इनके ख़ास लोग हैं, मतलब जो नहीं जीत सके,
लेकिन वो बड़े नाम है उनके हलकों में वो काम किया जाएगा। एक तो ये किसी हद तक चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। ये जो वज़ीर आज़म साहब ने शाइया दिया था, इसमें इफ्तार डिनर दिया था इनको, उसमें ये चीज़ें बिल्कुल फाइनल हो गई थी और आप अगले चंद दिनों में इस पर आप वाज़ेह तौर पर देखेंगे। अच्छा, दूसरी बात जहाँ तक ये है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से ये कहना है कि फ़लाँ मामले पर पीपल्स पार्टी इत्मीनान में नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। हर एक मामले पे पीपल्स पार्टी इत्मीनान में है, हर एक मामले पे। भाई पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के अंदर हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी। पंजाब में गवर्नर किसका है? पीपल्स पार्टी। सिंध में हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की। वफाक में सदर किसका है? पीपल्स पार्टी। चेयरमैन सेनेट किसका है? पीपल्स पार्टी का। स्पीकर किसका, डिप्टी स्पीकर किसका है? पीपल्स पार्टी का। तो होर की लेना जे? केपी का गवर्नर सर छोड़, केपी का गवर्नर मनु दसो होर लेना की जे? शहबाज शरीफ साहब को घर भेज दईए, उत्थे भी बंदा ले आइए। अली अमीन गंडाबू को घर भेज दईए, उत्थे भी बंदा ले आइए। और भाई जब आप पाकिस्तान के सबसे ज्यादा इक्तदार का हिस्सा पीपल्स पार्टी के पास है, आई नहीं होते, मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा इख्तियार के आईनी होते जो है, अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी के पास है। पूरा एक सूबा, फिर उसके बाद बलोचिस्तान, फिर उसके बाद केपीके में गवर्नर, पंजाब के अंदर गवर्नर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर, कौमी असम्बली, ईवान सदर में सदर पाकिस्तान। और क्या चाहिए मुझे बताना, मुझे बता दें यासिर साहब। फिर आप कहते हैं जनाब हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम किसी बुराई में हिस्सेदार नहीं है, हम किसी अच्छाई में हिस्सेदार नहीं है। तो अब है क्या? अगर नहीं आपके सूबे में काम ठीक हो रहा तो बड़ी अच्छी बात की है कामरान मुर्तज़ा साहब ने, इस्तीफा दे, घर जाए, कहें जनाब मैं तो वहां अपने सूबे के साथ खड़ा हूं। और अगर है ऐसा, काम सब हो रहे हैं, आपको सारी चीजें पता है, आपके हर एमएनए जो है उसके हल्के में भी काम हो रहे हैं, आपके फंड भी जारी हो रहे हैं, आपके साथ एहसन इकबाल साहब आपके पास जाते हैं, बेहतरीन मुलाकात भी हो जाती है, बाकी लोगों से भी होती है, अलीमीन गंडापुर से भी होती है, इनके वज़ीर आला के भी होती है, वज़ीर आज़म जाते हैं, वज़ीर आला इस्तकबाल करते हैं, सारा कुछ ठीक होता है। तो फिर पीछे रह क्या गया? फिर आप कहें कि नहीं जनाब वज़ारतें, और वज़ारतों की जरूरत क्या है मुझे बताओ ना, सब कुछ तो है, क्या नहीं है मुझे बता दें बस। आप कोई एक चीज बता दें जो नहीं है उनके पास। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और दम भी नहीं निकलना किसी रहते थे, दम तो वहां से निकलन डे है जिन्होंने 750 रुपए किलो मुर्गी खुआन डे, और यहाँ पे बैठ के आप हंसते जाते हैं, आपको पता कोई नहीं है, आप बातें करते हैं। 300 रुपए किलो दूध हो गया, 300 रुपए किलो दही हो गया, क्या जो है जिसे कहते हैं सब्जी, वो गरीब आदमी सब्जी नहीं ले सकता, दालें वैसी पहुंच से दूर है, दूध नहीं पी सकता, दाल नहीं खा सकता, सब्जी नहीं खा सकता, गोश्त नहीं खा सकता, मेडिसिन कल से महंगी हो गई है, हर चीज तो महंगी हो गई है। तो आप कहते हैं जनाब वो ऐसी ख्वाहिशें कि हर ख्वाहिश पे दाम निकले, और अवाम की ख्वाहिश को पूरी कर दो। आपने तो मुझे उनका पूछा था, अवाम का तो पूछा ही नहीं सर। अच्छा, कल से ना मैं प्रोग्राम में आपको सिर्फ सोचूंगा कि आपका अवाम से कोई तल्लक नहीं है। मेरा? हाँ जी, और आपसे पूछूंगा बड़े बड़े लोगों के मुतल्लक। नहीं, मेरा किससे ताल्लुक? नहीं, आपने कह रहे ना, मैंने कहा आपने सर पूछा, आपने पीपल्स पार्टी का पूछा, मैंने पीपल्स पार्टी का जवाब। पीपल्स पार्टी में लोग भी तो है ना, कारकुन भी तो है ना। मैं रोजाना देखता हूँ जी फलां के घर इतने पैसे पहुंच गए, अच्छा मैं सोचता हूँ पता नहीं कोई जेबों दे रहे हैं, बाद में पता चलता नहीं साढ़े खजाने जो पहुंच रहे हैं। कौन से पैसे? पता नहीं, वो 5000 रुपया को गवर्नमेंट दे रही है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। नहीं कोई ये रमज़ान पैकेज है गालबन। अच्छा, तो वो सुनता हूँ सारा दिन, पता नहीं कौन सा है। अल्लाह करे ये सारा काम ठीक हो जाए, अल्लाह करे मेरे मुल्क का हर शख्स जो है ना उसको इमदाद की बजाय उसको उसका रोज़गार मिले, उसको उसका हक मिले। इमदाद नहीं चाहिए हमें, हमारा हक चाहिए, इमदाद नहीं चाहिए। एजुकेशन के मुताबिक नौकरी चाहिए, मेहनत के मुताबिक उजरत चाहिए, बच्चे को तालीम मुफ्त चाहिए, अस्पतालों में दवाई मुफ्त मिलनी चाहिए, गरीब अमीर और गरीब के बच्चे का एक जैसा सबक होना चाहिए, एक जैसा स्कूल होना चाहिए। अस्पतालों के अंदर ये ना हो कि पर्ची जाए
तो जनाब यासर रशीद की पर्ची गई, राना अजीम की पर्ची गई, चलो जी इसको प्रोटोकॉल दो, और आम आदमी की पर्ची गई, तो पीछे खड़े हो जाओ। और उसकी बारी उस वक्त आती है जब पता चलता जनाब आप तो ये डेथ सर्टिफिकेट लेने आए। ये मैं ठीक कह रहा हूं आपको, वो चाहिए हमें, नहीं चाहिए 5,000 की, नहीं चाहिए 10,000 की, नहीं चाहिए 20,000 की, किसी भी हुकूमत से इमदाद। हुकूमत सिर्फ जो काम उसका वो करे, बेरोजगार को रोजगार दे, एजुकेशन जहां पे चाहिए वहां पे एजुकेशन दे, जहां पे जिस शख्स को नौकरी चाहिए नौकरी दे। ये हमें बना दिया फकीर, तो सर पूरा फकीर बना दिया। पूरा मुल्क क्या इमदाद पे चल रहा है सर? आप इमदाद पे नहीं चल रहे पूरा मुल्क लेके? ओ यार हम तो इमदाद लेकर बंगला डालते हैं। हमारा तो वो हिसाब है कि जिस दिन हमें पैसे मिलते हैं ना इमदाद के, तो हम एक डोल लेते हैं और उस पर बंगला डालते हैं। हाँ वाह 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 क्या है, सामने इमदाद मिली है इमदाद। अच्छा किवें वापस देनी है? खून निचोड़ के, खून कट कट के वापस देनी है। ये तो हमारा आलम है। जो कौमें इमदाद के नाम पर खुश होती हों, जो कौमें कर्ज लेने के बाद खुशी मनाती हों, वो कौम तरक्की नहीं करती। हम क्या हम आवाम को क्या कह रहे हैं कि जनाब हमारे बैंकों में कितने पैसे भरे हैं, और अगले दिन एक टिकट के चलता है फलां मुल्क ने अपना इतना पैसा एक साल के लिए रोल ओवर कर दिया फलां, और साडा की ये सब प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला प्रोग्राम का। सच बोला थे, सच आखा थे, भजन खाखा डरती सच ना। थोड़ा सा सच और बताएं, आपका वो सोलर सिस्टम ठीक चल रहा है? आप चाहते क्या है यार? पूछा है मैंने। आप चाहते क्या है? मुझे एक बात, आप चाहते हैं क्या? बिजली के बिल में रिलीफ मिल रहा है ना? नहीं, बहुत रिलीफ मिल रहा है जी। मैं कह रहा हूँ मुझे इतना रिलीफ मिला है कि मैंने उस रिलीफ से ना सोचा कि यूरोप का एक टूर करके आऊँ। अच्छा बहुत रिलीफ मिला। आइंदा भी सुनने में आया कि रिलीफ मिलेगा सोलर? बहुत रिलीफ मिलेगा जी। कहते जी वो जो पहले आप यूनिट जितने रेट पे देते थे, अब जी जी अच्छा रेट मिला। आज सुना है कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है, कह रहे हैं प्रोड्यूसर साहब का भी मुझे मैसेज आया हाँ कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है। अल्लाह करे यार उसका वो कोई खुशखबरी तो मिल जाए। अच्छा पेट्रोल सस्ता होगा तो फिर तो सब्जी सस्ती हो जाएगी ना? पेट्रोल पे चलती है? नहीं, वो कहते हैं ना गाड़ी पे आता है सामान। अच्छा, चिकन भी सस्ता हो जाएगा, दालें भी सस्ती हो जाएगी, और गरीब आदमी जो है उसको कोई रिलीफ भी मिल जाएगा। आप तो गरीब नहीं है या सर, आप एक अमीर आदमी है। गरीब आदमी बेचारा जो है वो उसको रिलीफ तो मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? सर मेरे वर्गे 4-5 और अमीर हो गए ना, साडा अस्सी तक कंगाल हो जाता। मुझे प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।